अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। आज 11 सितंबर है। आपको वेलकम करते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम न्यूज लाउंज में। मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम बात करते हैं नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर, उन खबरों पर तबसरे और तज्जिए शामिल करते हैं जिस सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद होते हैं। आप लाइव कॉल्स के जरिए से हमारे शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपको कुछ ही देर में नंबर्स अनाउंस करेंगे जिन पर आप कॉल्स कर सकते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साफ़ी, तज्ज़िया-निगार, कॉलम निगार और माहिर तालीम। आज हमारे शो में मौजूद है, इनसे बात करेंगे नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर और कुछ अहम जो आज के दिन की अहमियत, जिसमें 11 सितंबर जो कि बानी पाकिस्तान की 64वीं बरसी के हवाले से है। 1948 11 सितंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में उनका इंतकाल हुआ। वो 20वीं सदी के सियासतदान और मारूफ कानूनदान थे। उनको बाबाए कौम के नाम से याद किया जाता है और उनकी वफात जब हुई तो उनकी उम्र उस वक्त 71 बरस थी। इसके साथ साथ एक और बैनुल अक़वामी अहमियत का दिन है आज 11 सितंबर 2001। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में 4 खुदकुश धमाके हुए। इनमें से 2 धमाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से तैयारे टकराने से हुए और धमाकों का जिम्मेदार अलकायदा को ठहराया गया। ये वही वाकया था कि जिसके वकूअ पज़ीर होने के बाद वाकयात का ऐसा तसलसल शुरू हुआ कि जो आज तक थम नहीं सका। और 11 सितंबर 1971 साबिक सोवियत रहनुमा जो कोल्ड वॉर के अहम आदाद शुमार में से एक थे, वो वफात पा गया और 1950 से 1960 तक अपनी ताकत के उरूज के दौरान कोल्ड वॉर के इंतहाई अहम साबिक सोवियत रहनुमा के तौर पर उनको समझा जाता है। और न्यूज लाउंज में आप पढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। नवाए वक्त की अहम तरीन खबरें शामिल करते हैं। सबसे पहले जो आज से नवाए वक्त की लीड है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का बयान। जहां ताकत कानून बन जाए वो मुआशरे तबाह हो जाया करते हैं। बदउनवानी बहुत बड़ा खतरा है, आईनी हाथों से इससे निपटा जाएगा। इस्लाम ऐसा मुआशरा चाहता है जहां सब बराबर हों। तमाम इदारे अल्लाह की मुतय्यन करदा हुदूद में रहकर ही अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफा ज्यादती रोकने के लिए अदलिया कानून पर नजरसानी कर सकती है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा है कि अदलिया का इंसाफ की फराहमी में बुनियादी किरदार है। इंतजामिया और मुकन्ना इंसाफ की फराहमी और अदालती अमल की तामील के लिए इसकी जरूरी मदद और ताउन करें। 1.6 मिलियन केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने खुद एतराफ़ किया कि तकरीबन 16 लाख के करीब केसेस ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर शामिल करते हैं जी। 29 लापता अफराद की तलाश जारी, 8 बाजियाब करा लिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का जो वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है, इसी सिलसिले में उसको ब्रीफिंग दी गई है। बाकी केसेस खत्म हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो 28 केसेस भेजे वो 80-90 की दिहाई के हैं, वो मौजूद नहीं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि इस ब्रीफिंग को हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी है अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द को। डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस ने बतौर चीफ जस्टिस के जो बात की, बहुत अहम बात है कि मुआशरा तबाह हो जाएगा। मुआशरे की नासूर है अगर बदउनवानी बढ़ती चली जाए। जहां ताकत का फरोग हो वहां मुआशरे नहीं पनप सकते, नहीं चल सकते। अब ये बातें कहने को तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम खुद चीफ जस्टिस के इदारे की बात करें, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि 16 लाख केसेस अभी भी ज़ेरे इल्तवा में है, तो मातहत अदालतों से तो इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल दुरुस्त है जी कि तारीख बताती है हमें कि ताकत का हमेशा नाजायज इस्तेमाल हुआ। ये कभी हुआ नहीं। बहुत कम अरसा है तारीख के अंदर जो चंद बरसों पर मुहित है जिसमें ताकत का इस्तेमाल जो है वो सही तौर पर किया गया है। ये ताकत की फितरत में नहीं है। अच्छा, जब तक आप किसी कानून के तहत या किसी अकीदे के तहत या अकीदत के तहत अपने आप को ढालते नहीं हैं तो ताकत हमेशा आपको, बंदे को गुमराह करती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि लोग हक उससे समझते हैं जो उनके हक में है, जो उनके हक में नहीं है जी, वो उसे हक नहीं, हक हो जाता है। अच्छा, देखे ना, जंगल के कानून की बहुत बात करते हैं जी। जंगल में क्या है, शेर जो है वो बकरियों को खा जाता है जी। कभी बकरी की तरफ से FIR दर्ज हुई है जी? ये नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कायनात है इसके अंदर ये बात मौजूद है जी। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के पास ताकत, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इंसान के बारे में नहीं कहा गया। और जब इंसान अल्लाह ताला के
इख्तियारात इस्तेमाल करता है तो फिर गड़बड़ होती है। फिर बंदा जो है वो अल्लाह के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि किसी आदमी के पास ताकत आए और वो उस ताकत का जायज़ इस्तेमाल करे। अमीर, मैं बताऊँ आपको कि एक मोहब्बत की ताकत भी होती है जो हमने भुलाई हुई है। अगर मोहब्बत की ताकत इस्तेमाल की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मुआशरा जन्नत बन सकता है। देखिए, माँ के पास एक ताकत है, लेकिन वो मोहब्बत की ताकत, ममता की जो ताकत, आप देख लें कि आप किस तरह ममता, अगर मैं ये भी समझता हूँ कि ममता का असूल जो है वो भी राज कर दिया जाए इस दुनिया में, तो खुदा की कसम नहीं। वो तो एतजाज हसन कह रहे थे ना कि रियासत होगी माँ के जैसी, तो उसने खुद क्या किया? बात की तो वो माँ का सुतीला बेटा है क्योंकि एतजाज हसन ने जो कुछ किया है और वो जो कुछ अब उसका हाल है, जितना बदनाम हो चुका है, वो लोग इतनी नफरत करते हैं उससे, जिन वकीलों का वो लीडर था, जितनी मोहब्बत करते थे कभी उनसे, लोग उसको नहीं मानते। हाँ। और देखिए ना, ये बात है कि एक सिचुएशन थी जिसको इस्तेमाल किया एतजाज ने अपने लिए, और फिर उसका नतीजा क्या निकला। अब देखें कि वो जो कुछ बातें उस वक्त करता था जब वो वकील हुआ वज़ीर आज़म का, तो उसने वो बातें नहीं की जी। और फिर वो जिस वज़ीर आज़म का वकील था उसको बरतरफ कर दिया गया जी। इसीलिए जरदारी ने, कि जरदारी बड़ा सियाना आदमी है, वो जानता है, होती समझ, वो जानता है कि ताकत को इस्तेमाल किस तरह। उसने परवेज अशरफ के लिए एतजाज हसन को वकील ही नहीं बनाया, चलो छुट्टी। ये बात मैं समझता हूँ, अगर गौर करना आता है एतजाज को और अल्लाह ने कोई समझ दी है उसको जो नहीं दी मेरे ख्याल में, तो वो सोचे कि ऐसा क्यों हुआ। समझ, आपको लगता है कि समझ दी नहीं है, समझ के ऊपर कुछ और गालिब आ गया था? बिल्कुल, अगराज गालिब आती है समझ पर। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि आपके मफादात और अगराज जो हैं वो जब आपके जज्बों पर मुसल्लत हो जाते हैं तो फिर यही कुछ होता है, फिर तो बदनामी होती है। देखिए ना, मुझे लोग कहते हैं कि तुम ध्यानदार हो, मैं 10 मरले के क्वार्टर में रहता हूँ और अगल से मुझे अल्लाह ने लिखने की सलाहियत भी सब कुछ दिया। तुझे क्यों है? इसलिए कि मैं फितरतन बदयानती पर कादिर नहीं हूँ, और मुमकिन है कि मैं बदनवानी करप्शन पर कादिर होता तो मैं करता जी। और मैं यहाँ भी वो एक बहुत लंबी कार पर जिन्हें चल के आता आपके पास, इसलिए कि मेरी फितरत में ये नहीं है। इसलिए मेरे आका मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान का मुकद्दर उनका, इंसान का मिजाज उनका मुकद्दर है जी। जो आपका मिजाज है, अगर मिजाज जो है वो करप्शन वाला है, मिजाज जो है इंसाफ वाला है, तो फिर आप उसी तरह अपनी शख्सियत को बनाएंगे और करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहा चीफ जस्टिस ने कि इस्लाम ऐसा मुआशरा चाहता है जहां सब बराबर हो, तमाम इदारे अल्लाह की मुतय्यन करदा हुदूद में रहकर ये इख्तियार इस्तेमाल करें और यकतरफा ज़्यादती रोकने के लिए अदलिया कानून पर नजरसानी कर सकती है, तो इस्लाम के तो बखिए उधेड़ दिए ना हमने। देखो ना, ये वो बात है जो मौलवी कर रहे हैं जी। चीफ जस्टिस से हम तवक्को नहीं करते कि वो मौलवियों जैसी बातें करेगा। ये बातें हम बरसों से सुन रहे हैं जी। मैं नहीं समझता कि ये बातें सुन सुनकर हम अक गए हैं, बल्कि थक गए हैं, हमारे कान पक गए हैं। तो ये इस्लाम में ये होगा, इस्लाम में वो होगा। अच्छा, मसला ये है कि भाई इस्लाम के उसूल जो हैं वो पूरी दुनिया में बेहतरीन है जी, मगर उनके उसूलों पर यूरोप ने अमल किया, हमने क्या अमल किया उन पर जी। अगर हम इस्लाम के उसूलों पर अमल करते होते तो ये हाल होता हमारा जी, जो इस वक्त हो रहा है। यानी मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब लाइव नंबर्स अनाउंस कर दें जिस पे कॉल कर सकते हैं हमारे नाज़रीन और कुछ पूछ सकते हैं, जो अहम तरीन खबरें जिन पर हम बात कर रहे हैं उन पर भी आप अपनी आरा, अपना तज्जिया, अपना तबसरा दे सकते हैं। कुछ पूछना चाहें डॉक्टर उस्मान नियाज़ी साहब से तो भी पूछ सकते हैं आप आपको नंबर बता देते हैं 0423 जो कि कोड है लाहौर का, और नंबर है हमारे 6315207 और दूसरा नंबर है 6312187 6315207 और दूसरा नंबर है 6312187 और एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है शाहिद भाई साहब। शाहिद साहब, वेलकम टू द शो, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये रोजाना खबरें आ रही हैं कि ये सूबे जो नए बनाने हैं उसके लिए कोई कमीशन नाम नहाद इन्होंने बनाया हुआ है, और कभी उसके इजलास की खबर आती है, कभी उसके बाइकाट की। आज भी जो है वो नवाबत की खबर है कि ये पार्लियामेंट्री कमीशन का इजलास आज फिर हो रहा है। तो सवाल, तो पहले बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत के पास मैंडेट है नए सूबे बनाने का? क्या
क्या इनके मंशूर में शामिल थी ये बात 2008 के इंतखाबात में कि हम बरसवे इक़्तिदार आकर नए सूबे बनाएंगे? शायद नहीं तो फिर ये नाम निहार ये इजलास वगैरह क्यों तलब करते हैं? शायद होता यह है कि मंशा को मंशूर के मातहत रखा जाता है, लेकिन यहाँ मंशूर को मंशा के मातहत कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। कैसी अच्छी बात की है, मेरा उसलूब है कि लफ्जों की तरतीब और लफ्जों के तवाजुन से हम भी सीखते रहते हैं, बात बनाई जाए तो ये अच्छी बात है। देखिए ना, हम जब मंशूर को अहमियत नहीं देंगे, अपनी मंशा को अहमियत देंगे, या तो हम अपनी मंशा को अल्लाह की मंशा के ताबे कर दें तो फिर तो ठीक है। देखिए ना, हमारी जिंदगी और मौत दो चांसेस हैं। हम पैदा हुए और मर गए। हमें कोई अल्लाह को दरख्वास्त तो नहीं दी थी कि मैं पैदा होना चाहता हूँ और मरने के तो हम कतल नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन इसके दरमियान जो वक्फा है हम उसको चांस पर गुजारना चाहते हैं। लेकिन कितने नादान लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं। मैं समझता हूँ कि चांस और चांस को मिला देना चाहिए। मंशा और मंशूर को अगर हम आम कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो बात हो जाएगी जिस अर्जू की तरफ आपने इशारा किया। तो ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि मैं चीफ जस्टिस का एहतराम करता हूँ। जब तहरीक चल रही थी उनके लिए तो कहते थे चीफ तेरे जानत और बेशुमार बेशुमार। मैं किसी शुमार कतार में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता था कि चलें उसमें मैं है। अच्छा, लोगों ने चीफ जस्टिस को लीडर बना लिया था, उसको निजात दहिंदा समझा था, तो क्या निजात आई? क्या लोग देखे ना, पूरी दुनिया ये पाकिस्तान की कहे कि इंसाफ हो रहा है तो फिर तो ठीक है। अब कुछ लोग जो कुछ बातें करते हैं जो मैं नहीं करना चाहता, तो मसला ये है कि चीफ जस्टिस को कोई बात करने का हक उस वक्त है कि जब वो साबित कदम हो और उस रास्ते पर हो जिस रास्ते से लोग उनको यहाँ तक लाएं। उन्होंने दुआएं भी बहुत मांगी हैं। ये खबर ये भी है, दुआएं कौन मांगते हैं? दुआएं कमजोर लोग मांगते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे रसूल ने मेरा नहीं ख्याल कि आप इस बात का मतलब आप कि आप दुआ का इनकार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दुआ एक नेकी है, दुआ एक इबादत है, दुआ एक ख्वाहिश है। देखिए ना, मैं कहता हूँ कि आपके लिए मेरी विशेष हैं, तो ये दुआ है। दुआ एक विश है, और ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह जो है वो आपकी विशेष के मुताबिक कोई फैसला कर दे। ये नहीं है। हमारी तो बददुआएं भी कबूल नहीं होती हैं। लेकिन अगर हो रही होती तो शायद ये हुकूमत कब की जा। अच्छा, ये दुआएं और बददुआएं क्यों कबूल नहीं होती हैं? इसलिए एक लाइव कॉल भी मार सकते, हमारा अंदर साफ नहीं है, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। एक मिसेस जावेद है जी, शायद इस्लामाबाद से कॉल कर रही है। मिसेस जावेद, वेलकम टू द शो। आज 11 सितंबर है, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। क्या कहेंगे आप? अमीर अब्बास में ये बात जो न्याजी साहब कर रहे हैं कि मैं 10 मरले के घर में रहता हूँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो भी 5 मरले के घर में रह के अपने मुल्क को कितना ऑनेस्टली चला रहे हैं। हमारे हुक्मरानों को सिर्फ पब्लिक का कोई पता नहीं। इन्हें पता था कि सैलाब आएगा, बारिशें तो हर दफा आती है, कोई नई बात नहीं थी। इन्होंने एकदम फौजी जवानों को ऑर्डर कर दिया कि जाओ वहां पे मुसीबतें झेलो, तुम भी और अवाम भी। इन लोगों को कोई एहसास नहीं है अपने इक़्तिदार, अपने महलों के अलावा खाने लोगों को देना, पार्टीज देना, उसमें इम्प्रेस करना। इनका मोटो ये है कि मेरे पास पैसा होगा और शोशा होगी और पार्टीज होंगे, गेट टूगेदर्स होंगे तो ही लोग इम्प्रेस होंगे। अदरवाइज सिंप्लिसिटी से या छोटे घरों से लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। और अब लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं कि वो कहते हैं जितने बड़े घरों वाले लोग हैं इनसे बात ही ना की जाए, क्योंकि इन्होंने अवाम को नाम ये मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। लोग रोते हुए हमारे पास आते हैं कि जी हमारा बंदा मर रहा है, उसके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। ऑन देयर ओन वो बेचारे मर रहे होते हैं, कोई अस्पताल उनको एडमिट नहीं करता, कोई एंटाइटलमेंट किसी शहरी की नहीं है सिवाय 1.5% लोगों की। तो जब इन्होंने अवाम को ये डिलीवर किया, इन्होंने क्या डिलीवर किया? इन्होंने तबाही डिलीवर की है। इन्होंने अवाम की ये मुसीबतें ही डिलीवर की हैं। और ये नहीं कि नाहल नहीं, ये न्याजी साहब सही कह रहे हैं कि इनके अंदर डिसलॉयल्टी है, इनके अंदर जमीर ही मर चुके हैं, बेहिस लोग हैं, ये खुद मुल्क पे बोझ है, तो ये अवाम को क्या डिलीवर करें? इनकी जिस तरह की बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात, बड़ी हिम्मत से एक और लाइव कॉलर भी उनको भी शामिल कर लें। ये बात मैं समझता हूँ कि देखिए हमारे कितने ही इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन सिर्फ ईरान की क्यों मिसाल दी जाती है जी? अच्छा, एक और दूसरी बात यह है कि हम हर वक्त खुलफाए राशिद की मिसाल देते हैं जी। भाई इसके अलावा भी कुछ है आपके पास? देखे ना, यानी इतनी मुद्दत 1500 साल हो गए रसूल के, तो कोई और मिसाल, कोई हजरत उमर की मिसाल देते हैं, और वो भी कैसरो किसरा के मुल्क का जो आज मौजूदा हुक्मरान है।
जिस दौर में कभी कैसरो किसरा हुआ करते थे, किसरा खुद बर्बाद कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और आज उसी एक और लाइव कॉलर शामिल कर, राना खुरम है जी, वेलकम टू द शो। खुरम, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुरम शुकेर लोधी हूँ जी लोधी साहब। अच्छा, बात यह है कि न्याजी साहब से वैसे भी बात करते हुए उनके कलम से लिखे हुए खूबसूरत अल्फाज को पढ़ते हुए एक खूबसूरत जो है ना माहौल बन जाता है जी। आज देख भी रहा हूँ, असल में मैं यहाँ पे मुझे माहौल नहीं मिलता, हम लोग अबजदी में होते हैं। पहले आप सिर्फ मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब को मार रहा है और अमीर को मार रहा है। वो जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और एक समय मैं आपसे आखिरी बात कर रहा हूँ कि आप दुआ करें कि हमारे अंदर एहसास, मोहब्बत और रवादारी कायम हो जाए, सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। बस मेरी आपसे ये दुआ है, भले वो चीफ जस्टिस हो, भले वो जरदारी साहब हो, भले वो नवाज शरीफ साहब हो, भले कोई भी लीडर हो, वो नया लीडर हो या पुराना लीडर हो, एक रवादारी कायम हो जाए। हम लोग रोए, दूसरे के लिए रोए, अल्लाह के आगे रोए। बच्चा माँ से हजत मनवा लेता है रोके, हम क्यों नहीं मनवा सकते अल्लाह से रोके? सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया जी खुरम लोधी साहब। खुरम साहब, डॉक्टर साहब के कॉलम पढ़ने से पहले आपकी सिर्फ बसारत महसूस होती है, आज आपकी महसूस हो रही होगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी खूबसूरत दुआ उन्होंने की है कि रवादारी, मोहब्बत, अमन, भाईचारा, मुसावात, मिलजुल करें, चाहे कोई दर्दार है चाहे कोई देरदार है। हम दुआएं करने के लिए रह गए हैं, क्या हम काम भी करते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहले ऊंट के पांव बांधो और फिर दुआ करो कि गुम ना हो। अच्छा, ये लापता अफराद की बातें भी आपने पढ़ी। हम तो खुद एक लापता कौम है, हमें तो कौम कहा ही नहीं जा सकता। हम तो एक हुजूम है, और हुजूम भी ऐसा कि जिसकी कोई समत नहीं है, कोई समत नहीं। हम वो लोग हैं कि जिनको ये तो पता है कि हमारी मंजिल क्या है, मगर हमें ये पता नहीं है कि हमारा रास्ता क्या है। हमें रास्ते का ही पता नहीं है, हम चल ही नहीं रहे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? मंजिल का मालूम है हमें कि मंजिल कौन। और देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफद आ रहा है लापता अफराद की तहकीकात करने के लिए। ये हमारी बेइज्जती है, बाइज़ शर्मिंदगी, ये हमारी तौहीन है। अच्छा, वो जो बाहर की टीमें आई थी, यूएन की टीमें बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को बर्खास्त करने के लिए, वो कर ली उन्होंने। वो तो हमारे सदर मोहतरम जरदारी साहब की वो ज़ौजा मोहतरमा है बेनज़ीर भुट्टो। तो ये किसी आदमी की अगर बीवी मर जाए, कत्ल हो जाए, तो क्या वो चैन से बैठेगा? क्या वो उसको नींद आएगी? ये सूरत हाल। डॉक्टर साहब, ये पैसे क्यों जाया किए जा रहे हैं? वो तो कहते हैं जरदारी साहब के मुझे पता है कातलों का, वो तो खुद नकब लगा सकते हैं, तो फिर वो स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया जा रहा है, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को बुलाया जा रहा है, करोड़ों रुपए के बिल बना रहे हैं। कि अगर बेनज़ीर भुट्टो कत्ल न होती तो क्या जरदारी साहब सदर बन सकते थे? उसमें भी कोई कमीशन के चक्कर तो नहीं है। लेकिन मैं ये प्री प्लान है बात सारे 4 साल से जो कुछ बेनज़ीर के कत्ल के हवाले से हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये इतना शर्मनाक है, मुझे भी शर्म आती है। मैं पसंद करता था बेनज़ीर भुट्टो को। बेनज़ीर भुट्टो को कई दफ़ा मुलाकातें हुई, उनसे टेलीफोन पर बात हुई, और सारा कुछ। आखिरी मुलाकात भी हुई थी डिफेंस में मेरी उनसे कि वो हफ्ता 1.5 हफ्ता के बाद वो कत्ल हो गई थी। कमीशन का किसी को भी हो सकता है, वो हम किसी एक को ये बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि 4 सालों तक तुम्हारी अपनी हुकूमत है और उनके कत्ल का पता नहीं, तो किसका पता चलेगा? कौन से लापता अफराद की बात करते हो आप? ये तो एक अजीब तरह का तमाशा है जो इस मुल्क में लगा हुआ है, और ये तमाशा कुछ जरदारी साहब के आने से खेल तमाशा बन गया है। और मेरा ख्याल नहीं है, मैं उनके साथ मिलता भी रहा हूँ, उनके लिए कॉलम भी लिखता रहा हूँ। जब वो यहाँ कोटलक पे जेल में थे तो मैंने कहा कि या तो मुकदमा चलाओ उन पर, या फैसला करो, और जब उनको छोड़ो। ये तो ज़्यादती है, और मैं आइंदा भी ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ। मगर वो अब ऐवान सदर के कैदी हैं, और मैं ऐवान सदर के कैदी के लिए कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कोटलक पे जेल के कैदी के लिए बात करना चाह रहे हैं। चले, एक और लाइव कॉलर है जी, तनवीर, शायद फैसलाबाद से कॉल कर रहे हैं। तनवीर, वेलकम, क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहूँ बेनज़ीर के कातिल को गिरफ्तार करने, बेनज़ीर ने जिसका जिक्र किया था ना अपने खत में, वो तो इनका स्नैप वीडियो बना हुआ है, एक बात। दूसरी बात, मैं न्याजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जाती मुफाद और मुल्की मुफाद में क्या फर्क है? मुल्की मुफाद मुझे ये बता दें, जब हुकूमत से निकलते हैं अब मुल्की मुफाद में निकल आए, हुकूमत में शामिल होते हैं अब मुल्की मुफाद में हुकूमत में शामिल है। ये जरा मुल्की मुफाद की तशरीह करते हैं कि बच्चों को बचाना, जाती साथ से बचाना, इसको मुल्की मुफाद कहते हैं, या मुल्की मुफाद कौम के लिए कुछ करना उसको मुल्की मुफाद कहते हैं? न्याजी साहब से मेरा ये पूछते, मैं सीधा साधा सा बताऊं, मुझे मुल्की मुफाद के आज तक ये सियासतदान चौधरी शहजाद
ये बाकी तहादी जो मुल्की मफाद में हुकूमत में आते हैं, हुकूमत से निकल जाते हैं, ये कब मुल्की मफाद शुरू होता है, कब खत्म होता है, ये न्यायाधीश साहब से लाजमी पूछकर बता दें। मैं जी पूछता हूँ डॉक्टर साहब, ये मुल्की मफाद है या मिल्कियती मफाद है? ये मिल्कियती मफाद है। चले, ऐसा मैं समझता हूँ कि इन्होंने इतना उलझा दिया है मुल्की मफाद को कि अब इसकी तशरीह तो हो ही नहीं सकती है। मफाद और फसाद में कोई फर्क नहीं है। मैं मेरे ख्याल में देखें, मैंने एक मरतबा यहाँ बात की थी, शायद आप थे उस वक्त, एंकर पर्सन थे। मैंने कहा था कि पाकिस्तान का दुश्मन है भारत, अमेरिका, इसराइल, यूरोप, लेकिन खुदा की कसम पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के हुक्मरान है। सिर्फ ये हुक्मरान नहीं जो इस वक्त मौजूद है, बल्कि तमाम हुक्मरान जो हैं वो इस सैल में आते हैं, एक दो को छोड़कर। अच्छा देखें, अब मैं जो बात करना था तो मुझे भूल जाएगी। मसलन 11 सितंबर का आपने जिक्र किया। हाँ। मुझे 9/11 से एक शिकवा है कि उन्होंने हमसे क़ायद-ए-आज़म के शो में वफात छीन लिया। ये बड़ी ज्यादती की बात है। हम पहले 11 सितंबर मनाते थे बाबा कौम के हवाले से, अब 9/11 11 साल से मना रहे हैं 9/11। अच्छा, बाबा अक़वाम के लिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी 9/11 मनाया जाता है। पाकिस्तान वाले तो कोई कौमी दिन मनाते ही नहीं है। ये 6 सितंबर जो गुजरा है, हाँ। क्या इसको कौमी सतह पर, सरकारी सतह पर मनाया गया? अच्छा, फिर कृष्णा आया तो भारत की दोस्तियां और तिजारत की बातें की जा रही हैं, तो इसी ने तो मशरक़ी पाकिस्तान छीना था। खुदा की कसम, अगर भारत की फौजी मुदाखलत न होती तो कभी मशरक़ी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश, कभी भी सकूत ढाका का वाक़या न होता। मिसेस तारिक कॉल कर रही हैं जी। मिसेस तारिक कहाँ से बात कर रही हैं और क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, पिंडी से। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हिंदू कभी भी हमारे नहीं हुए, ये इस बात पे आप गौर करेंगे, कभी भी ये अब भी जो आ रहे हैं ये अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, या तो कश्मीरियों को हमारे से अलग करने के चक्कर में कि उनके दिल में हमारे लिए नफरत पैदा हो। नंबर 2 ये कहूंगी कि ये 2 पार्टियां जो कराची की हैं ये अपने मफाद के लिए मिली हुई है, और ये जो इनके जो पाले हुए लोग जो इलेक्शन में काम करेंगे वो और कोई नहीं कर सकता। ये इसलिए दूसरे के साथ शीरे सफर हुए हैं। और जब ये कहना चाहूंगी वज़ीर आला पंजाब से कि ये जो अपनी मेहनत से लोगों ने पोजीशन हासिल की है, प्लीज उनको आगे लेके आए और उस तरह के और लोगों को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिसेस तारिक। एक और लाइव कॉलर है मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद कहाँ से कॉल कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता था पाकिस्तान में जब तक इस्लामी कानून नहीं आएगा उस टाइम तक सुकून नहीं आएगा। एक बात, ये बात तो कोई करता ही नहीं है इस्लाम के बारे में। दूसरी बात, रिश्वत लेना और रिश्वत देना जहन्नम। पूरे पाकिस्तान में जिधर भी नौकरी लेने जाओ रिश्वत दो। पूरे पाकिस्तान को तो हम लोगों ने जहन्नमी बना दिया। अभी हम कैसे बोले हमारी दुआ कबूल हो। और बाकी रही बेनजीर के काबिल, वो जरदारी को पता है। अभी जरदारी ने हो सकता है अपनी औलाद को, फिर ये कुर्सी के लिए भाई लड़े हैं, तो जरदारी अपने बेटा या बेटी को अभी कत्ल कराए कि ये फिर ये बनेगा। देखना आप लोग, ये याद रखना है। बहुत शुक्रिया जी। लोगों को जज्बात ये है, मैं समझता हूँ कि देखें, तंग अमन बदंग अमन, यानी लोग इनकलाब की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ इनकलाब से पहले बगावत जरूरी है। इनकलाब से पहले जब तक वो नहीं होगी इनकलाब नहीं आएगा। ये इमरान खान की बात भी आप कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले। तो इनकलाब इंतखाब के जरिए इनकलाब नहीं आया करते। जो इंतखाब हमारे यहाँ होता है उसके जरिए इनकलाब नहीं आते। इनकलाब के लिए एक कोई आरजू, अपने अंदर आरजू का चिराग जलाना पड़ता है। हमारे अंदर तारीख हो गए हैं, हमारे अंदर अंधेरा है और ऊपर अंधेर नगरी है, बाहर नगरी है, अंदर अंधेरा है। तो देखिए हम जाएं कहाँ। डॉक्टर साहब, इनकलाब और इंतखाब का आपने जो मवाजना किया, बाज लोग समझते हैं कि शायद गलतफहमी का शिकार है कि इनकलाब मौजूदा निज़ाम ला सकता है, हालांकि इनकलाब तो आता ही मौजूदा निज़ाम के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है, तो वो कैसे ला सकता है इनकलाब? देखिए ना, हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मोहम्मद अरबी की है। उन्होंने क्या किया था? इसलिए तो मैं अमीर कहता हूं कि इस्लामियात मत पढ़ाओ, सीरत नबी पढ़ाओ। सीरत नबी पढ़ाओ कि वो शख्स क्या था, वो शख्स कौन था कि जिसने 23 बरस के अरसे में ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिससे पूरी दुनिया जो है वो पर नाम है। पूरी दुनिया, ये अमेरिका क्यों आलम इस्लाम के पीछे लगा हुआ है? किसी ने पूछा था कि जी सोशलिज्म तो खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा जी इस्लाम तो है, और इस्लाम ज्यादा बड़ी कुव्वत है। और अमेरिका की शिकस्त जो है वो इस्लाम के जज्बाती नारा मैं नहीं कह रहा, ये होगा। और जब तक इश्क रसूल, जब तक इश्क मोहम्मद, जब तक राब्ता जो है, हम जब तक अपने ज़माने को रसूल करीम के ज़माने से मिला नहीं देते तो उस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता।
इसके रसूल को लोगों के दिलों से निकालने के लिए यूरोप और अमेरिका आप कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो जो नहीं कर सके, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो ये कर रहे हैं कि इसके रसूल को मुतनाज़ा बना दिया जाए जी। उसे मुतनाज़ा बना, जो शिया सुन्नी और देवबंदी बरेलवी, अब वो इसको बना रहे हैं। एक नज़्म है इकबाल की, शैतान जो है वो अपनी मजलिस शूरा से खिताब करता है। शैतान शतूंगड़ों से खिताब करता है। अमेरिका शैतान है और उसके सारे एजेंट जो है वो शतूंगड़े हैं। वो क्या खिताब करता है? वो कहता है कि वो फाककश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह है मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। तो उसके बदन से रूह मोहम्मद निकल गई तो बाकी तो खाक का ढेर है, बाकी तो बदरू रह जाएगी। बाकी तो कि इश्क गया, इश्क तो राख है, राख का ढेर है। राख के ढेर पर ये कौन से इनकलाब की, कौन से आग की, कौन से रोशनी की तवक्को करते हैं? मैं समझता हूँ कि उस चिराग को बुझने न देना जो इसके रसूल का चिराग जलता है और खुदा की कसम जलता है। मैं ये बात भी करूँ कि आलम इस्लाम में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुसलमान मुल्क है, जहाँ मुसलमान रहते हैं, जहाँ इस्लाम आने की तवक्को है। कभी मिस्र में किसी ने मुतालबा किया इस्लाम के आने का? लीबिया में किया है? सऊदी अरब, मैं माफी चाहता हूँ, तो कौन लाएगा? जमात इस्लामी लाएगी, मुत्तहिदा मजलिस अमल लाएगी, कौन लाएगा? ये तो है ना कि इत्तेहाद काउंसिल लाएगी। मलिक मिर्जा आए थे ना मदीना मुनव्वरा से, तो जनरल ज़िया को उन्होंने एक खाका पेश कर दिया कि जी ये इस्लाम का खाका लाओ। तो जनरल ज़िया ने कहा कि भाई इस पर मौदूदी और मुफ्ती महमूद के दस्तखत करा के ले आओ, मैं ऐसे नाफिज कर देता। उनमें से किसी ने दस्तखत नहीं किए थे। तो इनका अपना अपना इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं है, ये इनका ज़ाती इस्लाम है। वो जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में शिये मार दिए चुन चुन कर, उनके नाम पूछ पर, तो ये क्या शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतार के, ये गलत है। अच्छा, शिया सुन्नी पहले भी थे। हम हमारे बस्ती में एक ही घर था शियों का। हम मुहर्रम के 10 दिन जो थे वो शियों के घर में गुजारते थे, और शियों का वो जुलूस 10 मुहर्रम के दिन एक सुन्नी वली जो था उसके मज़ार पर खत्म होता था जी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। पूछा गया नहीं कि तुम शिया हो कि सुन्नी हो? उसने कहा था कि मोहम्मद शिया था या सुन्नी था। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अपने शिया भाइयों से, मैं हजरत अली के लिए जो मैं जज्बात रखता हूँ शायद शिया भी नहीं रखते ऐसे, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हजरत अली शिया थे? क्या वो सुन्नी थे? वो नहीं थे। शिया ने अली के दोस्त, तो अली का मैं ज्यादा दोस्त हूँ, अली का मैं बड़ा दोस्त हूँ, और मैं अहले सुन्नत वल जमात के घर में पैदा हुआ हूँ। तो जब तक ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी इस मुल्क में, जब तक ये फ़िरक़ाबंदियाँ, देखें ना, दो कौमी नजरिए की बात जो मजीद जामी करते हैं नजरिया पाकिस्तान, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वह हिंदू उस वक्त हिंदू मुस्लिम थे आमने सामने, अब हिंदू तो है नहीं, अब शिया सुन्नी आमने सामने, देवबंदी बरेलवी आमने सामने। हालांकि दो कौमें हैं इस मुल्क में, एक अमीर है एक गरीब कौम है, और जब तक अमीर और गरीब कौम के अंदर फासले ख़त्म नहीं होते, जब तक कोई ऐसा फैसला नहीं होता कि जिससे ये फैसला ख़त्म हो जाए, तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं एक मरतबा शहबाज शरीफ, मैं उसका मद्दाह भी हूँ मगर क्रिटिक भी हूँ, तो वो खफा हो जाते हैं मुझसे। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मैंने कहा था कि तुम लोग कहते हो गरीबी ख़त्म कर देंगे, हम गरीबी ख़त्म कर देंगे। खुदा के लिए गरीबी ख़त्म न करें, बस थोड़ी सी अमीरी ख़त्म कर दें, थोड़ी सी अमीरी ख़त्म कर। कहना था कि गरीब को ख़त्म ना करें, ये आपने कहना था। तो 80 और 90 की दिहाई में हम देखते हैं कि मजहबी तफरकाबंदी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, और एक दूसरे के मसाजिद पर, इमाम बारगाहों पर, जुलूसों पर लोगों को हमले किए जाते थे। लोग 20-20 मोटरसाइकिलों पर आते थे और अंधाधुंध फायरिंग करते थे, लेकिन अब ये चीज़ नहीं रही थी। ये अचानक फिर क्या सिलसिला शुरू हो गया हुआ है, और ये भी सिर्फ कुछ हज़ारा बरादरी के साथ हम देख रहे हैं, और कुछ गिलगित बल्तिस्तान में, चिल्लास में, ऐसे इलाकों में वाक़यात पेश आ रहे हैं। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये सारा कुछ अमेरिका और यूरोप करा रहा है, ये सारा कुछ वही करा रहा है। आलम इस्लाम को टारगेट किया उसने, और वो किसी न किसी तरह इनको ख़त्म करना चाहता है। अच्छा, फिर एक बात है कि वो ये ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है कि वो जिस मुल्क में गया है नाकाम हुआ है। वियतनामी तो मुसलमान नहीं थे, मैं इस्लाम से कोई ताल्लुक था, लेकिन वहां से ज़लील ख्वार होकर अमेरिका निकला। फिर भी ढीठ है, बाज नहीं आएगा जाने से। अफगानिस्तान से जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कबायली इलाके हैं ना जी, ये बड़े मुबारक इलाके हैं। बरतानिया ने 3 दफ़ा हमला किया था, 3 दफ़ा नाकाम नामराद किया, और खुदा की कसम उसकी फौज में से सिर्फ एक डॉक्टर बचा था, उसको बचा लिया गया था कि वो जाए और बरतानिया के लोगों को बताए कि वहाँ क्या हाल हुआ, अंग्रेजों, रूस का क्या हाल हुआ। तो अमेरिका का क्या हाल होगा? अमेरिका का कब्रिस्तान होगा ये वजीरिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये मेरी बात याद रखेंगे, ये वक्त भी और ये दिन भी जब मैं आपके सामने बैठा हूँ।
अमेरिका का कब्रिस्तान होगा ये, और ये कुछ जज्बाती बात नहीं है, इसमें मैं दलील के साथ भी बात कर सकता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। डॉक्टर साहब, हर सनतकार जो होता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी सनत को फरोग दे, उसके फरोग के लिए काम करे। तो अमेरिका की जो सनत है वो एक ही है, वो है जंग व जदल। हाँ? तो अब वो अपनी सनत के लिए काम कर रहे हैं। देखो ना, आप देखें कि पाकिस्तान इत्तेहादी है अमेरिका का, लेकिन वो हमेशा भारत की मदद करता है। अच्छा, उस वक्त जब रूस के खिलाफ पेशावर में अड्डे थे और रूस ने कहा भी था कि मैं इन अड्डों पर एटम बम फेंकूंगा, उस वक्त भी मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए भारत की मदद किसने की थी? रूस से भी ज्यादा मदद अमेरिका ने की थी। इसका साथ में बेड़ा बेड़ा आ रहा है। अच्छा देखें, धोखा, यानी पाकिस्तान के साथ तो तारीखी फ्रॉड किया गया हमेशा। वो बैरी बेड़ा आता रहा, कहाँ गया वो बैरी बेड़ा? लेकिन वो बैरी बेड़ा अब ग्वादर के पास खड़ा है। ग्वादर में तो वो आता है, लेकिन वो खलीज बंगाल में आने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जाती है। रूस को भी सोचना चाहिए, रूस एक बड़ी कुव्वत है और जरदारी का एक क्रेडिट है सिर्फ कि उसने रूस के साथ रवाबत बनाने की कोशिश की है। आपको याद है कि अमेरिका ने कहा था अफगानिस्तान में कि रूस गर्म पानियों तक पहुंचना चाहता है, और अब खुद गर्म पानी में पहुंच गया, अब खुद गर्म पानी में पहुंच गया है। जी, आपने रूस की बात की, रूस के हवाले से नवाब वक्त ने खबर शामिल की, उसको भी शामिल करते हैं। रूस भाषा मंडा डैम बनाने में मदद देगा, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान रूस मुश्तरका वजारती कमीशन के इजलास में तवानाई, मवासलात, ज़राअत, तालीम के शोबों में ताउन के मादे पर दस्तखत। अगला इजलास मॉस्को में होगा। आपने चूंकि रूस की बात की तो अच्छा देखिए, मैं एक बात सिर्फ करूं कि एक मगरबी इलाका है जिसे अमरीकी ब्लॉक भी कहा जा सकता है, उसके मुकाबले में जब तक मशरकी ब्लॉक नहीं बनेगा इस दुनिया में कुछ हो। लेकिन आपने मशरकी ब्लॉक की बात की है, रूस और भारत के मफादात मुश्तरका हैं। नहीं, भारत और पाकिस्तान के दरमियान इख्तिलाफ है। मैं समझता हूं कि रूस पर यह बात अजहा हो चुकी है कि भारत क्या है। भारत अमेरिका को भी नाक से नहीं चबाएगा। देखिए ना, हमें तो बर्बाद किया अमेरिका ने, लेकिन भारत उसको ऐसा मसला चखाएगा कि उसको नानी याद आ जाएगी। और ओबामा को नानी अपनी याद आती है बेचारे को। ओबामा सारी दुनिया का मामा, अब ये सारी दुनिया का मामा तो नहीं बनना चाहिए उनको। अब ये बड़ी जाती है भाई, हमारे अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मामलात हैं, हमें खुद हल करने हो। अब तुम आके मुसल्लत हो जाते हो हम पर, तो ये क्या बात है? यानी मेरे ख्याल है कि मशरकी ब्लॉक बने जिसमें रूस हो, चीन हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, लेकिन भारत न हो। ये अब आपने एक ऐसी शर्त रख दी है। एक और खबर शामिल कर लेते हैं जी, वक्त चूंकि बहुत कम है। नवाब वक्त की, पाकिस्तान मुज़ाकरात में शामिल होने वाले तालिबान को महफूज रास्ता देने के लिए तैयार है, ये कहना है अमेरिका का। इस सिलसिले में पाकिस्तान और अमेरिका के सीनियर ओहदेदारों के दरमियान आला सतही मुलाकातों का सिलसिला जारी और तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से राब्ते कायम रहेंगे। इसके साथ ही एक और आम खबर भी शामिल करते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में 2024 तक अमरीकी मौजूदगी पर आमादा हो गए, ये नेटो ज़राए ने इंकशाफ किया है। अमरीकियों को फौजी अड्डों से पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं होगी। और एक अफसोसनाक वाक़या कल पाकिस्तान में पेश आया, जो कि इससे ही किसी हद तक मुंसलिक है। उसकी वजूहात क्या, मजीद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। पारा चिनार में खुदकुश कार बम धमाका, 16 अफराद जाम हक, 70 जख्मी, 30 दुकानें तबाह। अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा वाक़या है। कोरम एजेंसी के सदर मुकाम पारा चिनार में हमला आवर ने कश्मीर बाजार में गाड़ी एक दीवार से टकरा दी, 20 अफराद की हालत नाजुक, 40 किलो से जायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर साहब, 2024 तक तालिबान इजाजत दे रहे हैं अमेरिका को और ये कह रहा है कि मैं 2014 में निकलना चाह रहा हूं। ये सारा बकवास है जी। ये नेटो की तरफ से जो खबरें आती हैं सारी फ्रॉड है, सारी झूठी खबरें। अच्छा, ये ड्रोन हमला करते हैं, इतने दहशतगर्द मर गए भाई, ये कौन कहता है? इसकी तहकीक और तस्दीक कौन करेगा कि वहां पर दहशतगर्द मर गए? क्या बच्चे दहशत करते, क्या औरतें दहशत करती? वो एक बस्ती में कोई गड़बड़ हो गई तो वहां पुलिस भेजी गई कि उन डाकुओं को मारो, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने आम शहरियों को मारना शुरू कर दिया। तो लोगों ने एहतजाज किया कि भाई तुम क्या करते हो? उन्होंने कहते डाकुओं को हम नहीं मार सकते, तुम क्या करें? जो शहरी मर गए हैं आप उनको डाकू समझ लें। तो अमेरिका जी कहता है कि जो आदमी मर गए हैं वो दहशतगर्द है। ये बड़ी जाति की बात है। और मेरे ख्याल में अमीर बात यह है कि मैं कुछ तल्ख बातें भी करता हूँ और लोग फिर नाराज भी होते हैं। मेरा ख्याल है आपकी तलखी में भी वैसे शरीनी होती है। चले, लेकिन देखिए हमें हकीकत नहीं मिली, हमें तल्ख हकीकत मिली है हमेशा। तो ये हम देखें ना, हम बदकिस्मत लोग हैं
तो जो बदकिस्मत होते हैं तो वो कुछ इजहार तो करते हैं ना अपना। अच्छा, बात यह है कि भारत अब जो कुछ कर रहा है तजारत के लिए, और हमारे लीडर हिना रबानी खर ने धागा बांधा जिसको राखी कहते हैं जी। अच्छा देखे ना, कभी होगा कि हिंदुस्तान में किसी को ईमान दामन बांधा जाए? ईमान दामन तो हमारी अपनी इक़दार की बात है ना, तो वो ऐसा नहीं करते, वो हमारे कल्चर की परवाह ही नहीं करते। हम सिर्फ भारतीय कल्चर को प्रमोट करके बड़े लिबरल बनते हैं। वाकई उन्होंने बांधा था या आपने वैसे ही बांधा था? जो धागे बंधा के तौर पे बात की, ये खबर दिमाग में छपी है। अच्छा। धागा बंधा हुआ था और एक सहाफी, शरारती सहाफी जो था, उसने पूछ लिया ऐसे कृष्णा से कि जी ये धागा जो है राखी आपको हिना रबानी खर ने तो नहीं बांधी? क्योंकि हिना रबानी खर का कोई काम नहीं है। रहमान मलिक आ जाता है सब हर जगह पर। रहमान की मलिक की जब मर्जी आती है वज़ीर खारजा बन जाता है, जब उसकी मर्जी आती है वज़ीर इत्तलात बन जाता है, जब उसकी मर्जी आती है वज़ीर दिफा बन जाता है, और कभी कभी वज़ीर दाखिला भी बनता है जब कोई खुदकुश हमला होता है, क्योंकि वो फौरन वहां पहुंचता है देखने के लिए कि ये खुदकुश हमला ठीक हुआ है या नहीं हुआ, इससे वो नतीजे हासिल होंगे जो नहीं होंगे। अब देखिए, नेटो सप्लाई बंद हुई थी, कोई खुदकुश हमला हुआ था? नहीं हुआ था। जब से नेटो सप्लाई बहाल हुई है ये हमले शुरू हो गए। तो ये क्या सूरत है, ये क्या चक्कर है? इस पर कोई आदमी सोचने के लिए तैयार है? ईवान सदर सोचे, वजारत खारजा सोचे, वजारत दाखिला सोचे। जिनकी बातें आपने की वैसे ये सोचते भी हैं? बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सच जो है वो सोच सोच कर नहीं बोला जाता। ये सच बोलते ही नहीं है, तो ये क्या सोचते हैं और क्या करते हैं? तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को उस मकाम पर पहुंचा दिया गया है कि आगे अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, कुछ नजर नहीं आता। एक तरफ तो सियासी तूफान है जो जारी है, और एक तूफान है जो बारिशों का है। 2010 अफसोसनाक सैलाब, फिर 2011 अफसोसनाक सैलाब। अभी तूफानी बारिशों से मजीद 73 अफराद जाँ बहक। डेरा गाजी खान आफत ज़दा करार, मुतासरा इलाकों में फौज को तलब कर लिया गया। सिंध में एमरजेंसी का नफाज। सवाबी में एक ही खानदान के 9, जनूबी पंजाब में 34 अफराद जाँ बहक हुए। डीजी खान का आधा हिस्सा ताहाल पानी में डूबा हुआ है और हजारों अफराद की नकल मकानी जारी। राजनपुर में भी रोद कोहियों ने तबाही मचा दी। सदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ का सिंध के मुतासरीन के लिए 10 करोड़, पंजाब में 55 लाख इमदाद का ऐलान। इसके साथ ही एक और ख़बर भी शामिल कर लेते हैं नवावत की, इसी सिलसिले की। सैलाब के हवाले से 2010 और 11 में जो सूरत हाल थी वो आपने देखी। ये कहा जा रहा था कि इस दफ़ा हुकूमत पहले से ज़्यादा बेहतर इंतजामात करेगी, लेकिन नहीं कर पाए, और शायद उसी वजह से एक डीजी खान कैनाल जो है जिसमें शिगाफ पड़ा और पानी जो है वो डेरा गाजी खान शहर में दाखिल हो गया। अवाम जल्द इलेक्शन चाहते हैं, नवाज शरीफ। फंक्शनल लीग को अपोजिशन में शमूलियत की दावत। अदलिया के फैसलों से रूगर्दानी मामूल बन चुकी, खुद मुख्तारी पामाल हो रही है। आम आदमी के लिए 2 वक्त का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। कायदे आज़म के अफकार हमारे लिए मशअल राह हैं। बानी पाकिस्तान के यौम वफात पर पैगाम। पीर पगारा ने दावत पर गौर करने के लिए अब वक्त मांग लिया है। और तवानाई बहरान की जिम्मेदारी में एक खबर शामिल कर यानी ये मैं समझता हूँ कि आप लोग जो हैं वो एंकर पर्सन में भी ज़ाहिर टेलीविजन में वो लोगों को बाखबर करना चाहते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि बेखबरी जो है वो बाखबर होने से ज़्यादा बड़ी नेमत है। अच्छा, बाखबर भी होना चाहिए, मगर कुछ कुछ अहले खबर भी होना चाहिए। अहले खबर में और बाखबर होने में बड़ा फर्क है, क्योंकि अहले खबर के साथ जब एक नुक्ता और लगता है तो वो अहले खैर बन जाते हैं। तो अहले खैर की जरूरत है हमें, अहले खबर की इतनी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ कहते हैं अवाम चाहते हैं कि इंतखाब हो, तो कौन अवाम चाहते हैं? ये सिर्फ नवाज शरीफ बयान दे रहा है। मैं समझता हूँ अवाम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इस मुल्क में इंतखाब होते रहे तो इंतखाब के बाद क्या होता रहा है? ये मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना था, ये इंतखाब हुआ था 70 का, जिसमें कहा गया ये बड़ा जेन्युइन इंतखाब था, तो जेन्युइन इंतखाब के नतीजे में बांग्लादेश बन गया। तो ये इंतखाब होता है कि जो मौजूद हैं हुकूमत में, ईवानों में, वो चले जाएं और दूसरे आ जाएं। इन्होंने बारियां मुकर्रर की हैं और इंतखाब को ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी बारी ले सकें। जी, एक और खबर शामिल करते हैं जी। तवानाई बहरान के हल की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। पाकिस्तान, ईरान, चीन, तुर्की, अफगानिस्तान, भारत के दरमियान ताउन वक्त की अहम जरूरत है, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का। तुर्की के तरक्की के लिए खित्ते के तमाम ममालिक इक्तसादी ताउन को फरोग दें, बाहमी इख्तलाफात दूर करने से
खुशहाली की मंजिल हासिल की जा सकती है। ईरानी काउंसिल जनरल से गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ साहब ने। पंजाब हुकूमत ईरान में इक्तिसादी तजारती ताल्लुकात बढ़ाकर दो तरफा रवाबत को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकता है। एक तो यह है, इसके अलावा एक छोटी सी खबर जो नवाए वक्त के मेन पेज पर है। कायदम लश्कर झंगवी के मलिक इसहाक की जमानत मंजूर, उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। पहले भी डॉक्टर साहब मलिक इसहाक के हवाले से कहा जा रहा था कि ये फिरका वाराना कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, इन्होंने शायद एतराफ भी किया था, कुछ इस तरह का, इन्हें छोड़ दिया गया। अभी फिर इन्होंने कुछ फसादात बर्पा किए जो इनसे मंसूब किए जा रहे हैं, अभी फिर उनकी जमानत मंजूर। इल्जाम कहां से आते हैं जी? देखे ना, ये कृष्णा जो है, मुझे शहबाज शरीफ की बात बहुत पसंद आई, उनकी कुछ बातें नापसंद भी आती हैं मुझे। जब कृष्णा ने वो हिना रबानी खर और रहमान मलिक की वजह से, उनकी ताबेदारी की वजह से वो बड़ा शेर हुआ था, शेर इंतखाबी निशान है मुस्लिम लीग ने उनका। उसने कहा कि जी आप हाफिज सईद को मना करें कि ये भारत के खिलाफ जो है बयान दे देता है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा, और मेरा दिल बहुत खुश हुआ, उन्होंने कहा कि जनाब ये ठीक है, आप आगे की तरफ देखें, आप अपने बाल ठाकरे को मना नहीं करते जो भारत के खिलाफ जहर घुलता रहता है। तो बस ये तुर्की बतुर्की जवाब है। तुर्की बतुर्की क्यों जवाब है? क्योंकि शहबाज शरीफ को तुर्की बहुत पसंद है। उनको तुर्की बड़ा पसंद है, और जो मुझे अच्छा लगता है हमारे हुक्मरानों में भी इतनी अहमियत जरूर है कि वो वैसे ये तुर्की ब तुर्की जवाब होता है, कभी ये मुहावरा नहीं सुना, अमेरिका ब अमेरिका जवाब? नहीं, अमेरिका ब अमेरिका होना भी नहीं चाहिए। अच्छा हमें ज्यादा वो पसंद है ना। एक बात और, शायद आपका वक्त भी खत्म होने वाला है, एक बात मैं कैद आजम के हवाले से करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कैद आजम का दिन है, मेरे बाबा कौम का दिन है। देखिए कि कैद आजम पहला गवर्नर जनरल था, कैद आजम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर था, लेकिन कोई आदमी उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर कहता है, कोई आदमी उन्हें साबिक गवर्नर जनरल कहता है, सारे लोग उसे कैद आजम कहते हैं, कैद आजम। इसका मतलब यह है कि लीडर जो है वो हुक्मरान से बड़ा होता है, लीडर जो है वो सियासतदान से बड़ा होता है। लेकिन जहाँ सियासतदान होना और हुक्मरान होना जो है उसको तरजीह दी जाती है, और सियासतदान होना इसलिए है कि हम हुक्मरान हो जाएं। लीडर बनना जो है किसी आदमी की ख्वाहिश नहीं है, किसी आदमी की आरज़ू नहीं है। हमारे पास हुक्मरान भी आए, सियासतदान भी आए, लीडर नहीं आया। आपने लीडर की बात की, कायद की बात की, शहर कायद से ये कॉलर है ख्वाजा अंजुम साहब। ख्वाजा साहब, वेलकम टू द शो, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूं कि मिसिंग पर्सन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से एक वफ्द आया हुआ है, और ये हमारे मतलब है कि बड़ी अदालतों के अंदर मुकदमा ज़ेर समाअत है। मैं अमन के ठेकेदारों और ज़मीर आलम से पूछता हूं, आप कहां थे जब फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया गया? आप कहां थे जब कश्मीरियों की कब्रें बना दी गईं? आप कहां थे जब एक भेड़िया वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के गरीब ममालिक पर के वसाइल पर कब्जा करने के लिए दंदनाता फिरता है? ये हमारे मुल्क का मसला है, और ये मीडिया को इस बात को उजागर करना चाहिए कि उसके वफद की आने की यहाँ जरूरत नहीं है। सबसे मुकद्दस हमारी अदालतें हैं। दूसरी बात मैं नियाजी साहब से कहता हूँ, मेरी खातिर एक कॉलम लिखी है निजाम अदल के बारे में। अगर कोई 10,000 बंदा पीपल्स पार्टी भर्ती करती है, नौकरियां देती है, जब पीपल्स पार्टी चली जाती है, नवाज शरीफ आता है, उसको निकाल देता है, 10,000 बंदे अपने रखते हैं, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, एक कलम की जुम्बश से 10,000 बंदे बहाल कर दिए जाते हैं। मैं कहता हूं आली वकारान, उनको इम्तिहानात में बिठाइए, उनको बताइए कि आया वो बंदे अहल भी हैं कि नहीं है, या ऐसे अगर 10,000 आप बंदों को नौकरी दे देंगे और उनको पिछले बकाया जहाज दे देंगे, आप बताएं कि जो पाकिस्तान का टैलेंट है, जिसके पास रिश्वत नहीं, जिसके पास वोटों की अक्सरियत नहीं, जिसके पास दौलत नहीं, वो कहां से मतलब है कि उसे नौकरी मिलेगी? निजाम अदल से ये गुजारिश है। मैं ये आखिरी आपको सलाम पेश करता हूं न्याजी साहब को कि आपके कॉलम बहुत अच्छे हैं। आपने कहा कि उसने राखी बांधी थी, और आप ही ने न्याजी साहब कहा था कि उसके शोहर पर 2 करोड़ रुपए का बिजली का बिल था, जो 30,000 रुपए किस्त हुई, जो 200 साल में पूरा होगा। ये भी मेरे ख्याल में अल्फाज आप ही के थे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा अंजुम साहब। एक तो आपके बारे में जो उन्होंने बात की, देखिए मैं तो एक अवामी कॉलम निगार हूँ, मुझे कॉलमिस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ कहते हैं। आखिरी कॉल अगर शामिल करें तो फिर आपका तबसरा आखिर में ले लेते हैं। अली है शायद लाहौर से कॉल करें। अली, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे माशरे को उन्होंने खुद ही डिवाइड कर दिया हुआ है। मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि यहाँ पे हमारा तलीमी निज़ाम जो है ना, सबसे बड़ी वजह वो है। अब एक स्कूल में 2 क्लासें पढ़ती हैं, एक पढ़ता है जो बंदा O लेवल कर रहा है, बच्चा जो A लेवल कर रहा है, और एक वो बच्चा है जिसने मैट्रिक एग्जाम देना है और उसके बाद उसने आगे पढ़ना है।
अब यहाँ पे हमारा सिस्टम यह है कि स्कूल जो है वो बच्चों को एक जगह पे पढ़ते हैं, एक ही शहर में स्कूल है और 500 किस्म के सिलेबस हैं। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि जब एक बच्चा स्कूल में जाएंगे, एक बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग है, एक बच्चा उर्दू बोल रहा है, उसको डिग्रेड किया जा रहा है क्लास स्कूल के अंदर ही, कि वहां पे एक ओ क्लास वाले लड़के जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो दूसरे बच्चे जो है वो उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही इस वजह से कि वो उर्दू मीडियम पढ़ रहे। आप लोग ये क्यों नहीं एहसास करते? मैं इस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर बताए, इनको वज़ीर आला साहब जो सारा दिन सड़कों में खुदाइयां करते फिरते हैं, इस पे सोचे, खुदा का वास्ता है इस पे सोचे। ये प्राइवेट स्कूल वाले चोर है, ये चोरी करते हैं, ये किताबें कापियां अपनी बनवाते हैं। चले आपको मैं बता दूं अली के डॉक्टर साहब खुद शोबा तदरीस से वाबस्ता रहे हैं, बहुत इनका तारुफ ना सिर्फ ये कि हवाले से दायरे तालीम भी है, बहुत ज्यादा समय ये अच्छी बात है। और बहुत शुक्रिया जी, लास्ट मिनट है, आप दोनों कॉल से दर्दमंदी की बात है। यानी मैं समझता हूँ कि सैकड़ों स्कूल सिस्टम है जिसमें कुछ अमेरिकन सिस्टम भी है स्कूलों के, तो इन इदारों से पाकिस्तानी बच्चे तो नहीं निकलते, पता नहीं किसके बच्चे निकलते हैं। तो मैं वो कहना नहीं चाहता किसके बच्चे निकलते हैं, क्योंकि लोग आप इकबाल की ज़बान में शाहीनों के नहीं तो करके से निकलते हैं। देखिए ना, दानी स्कूल बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने शहबाज शरीफ से कहा था भी कोई लोक दानी स्कूल भी बनाओ। अच्छा, स्कूलों में ना फर्नीचर है, न टीचर है, वहाँ कुछ भी नहीं है, इमारत भी नहीं है स्कूल में, तो ये क्या क्या सूरत हाल है। पासुबान न्याजी टीचर को फटीचर बना दिया। नहीं, तमाम स्कूलों के लिए सिस्टम बनाया जाए ना, ये कुछ दाने स्कूल बनाने का क्या फायदा है। अच्छा, ये सड़क बना रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, बड़ी अच्छी बात है। लाहौर को पेरिस बनाने की कोशिश 52 अरब रुपए लग रहे हैं जी, लेकिन मैं कहता हूँ लाहौर को पेरिस में बनाओ, लाहौर को लाहौर बनाओ। तो लाहौर हमसे हमारा लाहौर छीन लिया इन्होंने। मैं गया एक दोस्त के वालिद के जनाजे पर, खुदा की कसम सड़क इतनी खराब थी। 52 अरब रुपए की सड़क बना रहे हैं। वो साहिर लुधियानवी ने कहा था कि ये शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। तो ये 52 अरब रुपए की शाहरा बना रहे हैं। देखिए ना, मैं सोचता हूं एक विजन होता है लीडर का, भाई सारे सूबे की सड़कें क्यों नहीं बनाते ठीक, सारे शहर की सड़कें क्यों ठीक नहीं करते। ये अच्छी बनी सड़क थी यार फिरोजपुर रोड की, मैं भी यहाँ गाड़ी चलाता था, आप भी फिरते थे यहाँ, तो क्या 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 बात थी इसमें। तरक्की के नाम पर लोगों को जलील किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त चूंकि बहुत कम था, आपको हम शुक्रिया अदा करेंगे। साहिर लुधियानवी ने कहा था कि ये शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन प्रदेश की जनता सिसक सिसक के मरे मिले, इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तरान वतन तार तार को तरसें। साहिर लुधियानवी के इसी शेर के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।